आज की कहानी दहेज रूपी दानव। रीटा हॉस्पिटल में अपनी दोस्त कविता के पास बैठी थी। आज ही उसे इमरजेंसी वार्ड से छुट्टी देकर जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। बचपन की सहेली रीटा कविता के सोते हुए चेहरे को अपलक निहार रही थी कि किस कदर उसको ससुराल वालों ने दहेज की खातिर जला दिया था। वो तो खैर मनाऊं कि मैं पहुंच गई थी अचानक ही मौके पर। सोचा था मिल आऊं, न पहुंचती तो क्या बचाया जा सकता था कविता को। रीटा की सोच उन लम्हों को याद करने लगी जब कविता की शादी होने वाली थी। कविता ने लाख घरवालों से कहा था कि उसको एक लड़का पसंद है, वो उसी के साथ पढ़ता है। कविता एमबीए की छात्रा थी उस वक्त जिस समय उसे राहुल से प्यार हुआ था। दोनों बहुत खुश थे। राहुल बहुत सुलझे हुए दिमाग का लड़का था, घर का सबसे बड़ा बेटा जो था। राहुल की माँ भी कविता को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कविता के घर वाले थे कि वो उसके खिलाफ थे। कविता के पापा अच्छी सरकारी नौकरी में थे और राहुल एक साधारण सी नौकरी करने वाले का बेटा था। खैर वो भी छोड़ दिया जाता, लेकिन कविता के पापा की जिद थी कि अपनी ही जान पहचान में शादी करने की। उनका कहना था जान पहचान में लड़की को प्यार से सम्मान पूर्वक रखते हैं, जमाना बहुत खराब है। इसी कारण वो अंतरजातीय विवाह के खिलाफ रहते थे। यही डर रहता था कि लड़की वहाँ सामंजस्य कैसे बिठा पाएगी। उनकी हर बात, उनका खान पान, रीति रिवाज, सब कुछ फर्क। लाख कविता के मनाने पर भी पापा न माने थे। आखिर ये लोग तिवारी पंडित थे और वो कायस्थ थे। शादी पक्की। आखिर में उन्होंने अपनी ही बिरादरी में सेठ कन्हैया लाल बर्तन भंडार वालों के लड़के दीपक से कर दी थी। दीपक उनका इकलौता सुपुत्र था, सो कविता के पापा को भी जम गया था। पढ़ाई तो बीए तक ही की थी, घर का बिजनेस था तो भाई पढ़ने की क्या जरूरत थी, ऐसी घर वालों की सोच थी। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि व्यापारी के वंशज व्यापार ही करते हैं। इधर कविता अपने में ही घुली जा रही थी कि राहुल इतना नेक दिल और सुलझा हुआ लड़का होकर पापा को भी बिजनेसमैन का बेटा, उफ, वो भी मुझसे कम पढ़ा लिखा पसंद आ रहा है। कविता का सोचना स्वाभाविक था, लेकिन उसकी एक न चली थी। उस दिन कितना रोई थी। कविता जब कॉलेज आई थी, मेरे कितना समझाने पर भी चुप नहीं हो रही थी। बस एक ही रट लगाए जा रही थी, देखना रीटा, मैं मर जाऊंगी। मैंने किस तरह उसको समझाया था ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। राहुल और कविता को साथ देखकर मेरा मन भी तो यही कहता था, मेड फॉर ईच अदर। हम सभी लोगों ने तो उन दोनों का नाम भी यही रख छोड़ा था। वाकई कितने प्यारे दिन थे वो। अचानक लगा कोई सिसकियां ले रहा है। जैसे ही पीछे देखा, कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी। मैंने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा और उसके आंसू पोंछने लगी। ये क्या? प्यार का स्पर्श पाकर कविता के सब्र का बांध बिल्कुल बिखर गया था। रीटा, रीटा, देख लिया न तूने। जान पहचान पर पापा को बहुत गर्व था। आज देख मेरा हाल। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तब रीटा ने बहुत दिलासा देते हुए कहा था, आंटी अंकल को बहुत पश्चाताप है कविता, वो बहुत शर्मिंदा है। लेकिन कविता तो कुछ और ही पूछना चाह रही थी, शायद यही कि राहुल को मालूम पड़ गया क्या मेरे इस हाल का। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, बिल्कुल तू ठीक हो जाएगी पूरी तरह। हम लोगों की कंप्लेन पर पुलिस तुम्हारे ससुराल वालों को अब छोड़ेगी नहीं। देखना, मेरी बात हो ही रही है लगातार। मैं और राहुल दोनों भागदौड़ कर रहे हैं। आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं। वो दोस्ती किस काम की जो वक्त पर काम न आए। तू अब बिल्कुल नहीं सोचेगी। इतना कह ही रही थी रीटा कि अचानक देखा राहुल की माँ आ रही है राहुल के साथ। कविता, मेरी बच्ची, यह कहकर उन्होंने कविता का हाथ अपने हाथ में ले लिया था और सहराने लगी थी। कविता भी उस स्पर्श में अपनेपन का एहसास पाकर कहीं आत्मविश्वास से भर रही थी। पास ही राहुल खड़ा था, जो मर्यादा की सीमा को अच्छी तरह से समझता था। वरना क्या उसका मन नहीं कर रहा था जिस कविता पर जान देता था उसको बाहों में भरकर उसके गमों पर मरहम और प्यार को सहारा देने का। थोड़ी देर के बाद कविता के मम्मी पापा भी आ पहुंचे थे अस्पताल और राहुल की मम्मी को बैठा देखकर थोड़ा असहज हो गए थे, लेकिन औपचारिकता के बाद थोड़ी सी हिम्मत आई थी उनमें बोलने की। राहुल बेटे, मुझे माफ कर दो।
मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं तुम्हें समझ नहीं सका। बिरादरी समाज की चिंता में मैं हीरे और पत्थर में फर्क न कर सका। अरे अंकल, यह क्या कह रहे हैं आप? राहुल ने उन्हें उठाया और तिवारी जी का हाथ पकड़कर कहा, अब जो होना था हो चुका, लेकिन मैं आपको खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं कविता के ससुराल वालों को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। ये कहकर राहुल ने कविता की तरफ देखा और बाहर निकल गया था। तिवारी जी सोच रहे थे, मुझसे ऐसी भूल कैसे हो गई। हीरा मेरे पास था और मैंने अपनी फूल सी बच्ची जरा समाज के डर से उस दानव को क्यों ब्याही। थोड़ी ही देर में राहुल पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर कविता के पास आ गया था। पुलिस को जो भी बयान कविता से लेने थे वो ले लिए गए थे। उससे साफ जाहिर था कि कविता के ससुराल वाले बेहद कंजूस और रूढ़िवादी ख्यालों के इंसान थे। कविता चूंकि दीपक से ज्यादा पढ़ी हुई भी थी और एक सर्विस क्लास की बेटी थी, उसको अच्छी तरह से आता था कि कम पैसों में घर कैसे चलाया जाए, लेकिन वहाँ कंजूसी भी सिर्फ कविता के लिए थी। अपने लिए पैसों की कोई कीमत नहीं थी। बिजनेसमैन थे, पैसा उड़ाने की आदतें बन चुकी थी। अब बिजनेस में घाटा हुआ और 2 साल मुनाफा न हुआ तो तंगी आना स्वाभाविक है। करने लगे थे कविता से डिमांड मायके से लेकर आ, कभी त्योहार तो कभी घूमने जाना है। हवाई जहाजों की आदत जो पड़ चुकी थी और उसी क्षण से शुरू हो चुका था कविता का शोषण सिर्फ शरीर का ही नहीं होता, मानसिक भी होता है। यही कविता के साथ भी किया जा रहा था। पहले मन से तोड़ा, फिर तन से, शरीर से तो ऐसा कि जिसका सोचकर भी रूह कांप जाए। लेकिन दहेज के लोभियों को दहेज के लालच ने दानव बनाकर छोड़ा है, सोचने की क्षमता को अजगर बनाकर डस लिया है। आज सेठ कन्हैयालाल बर्तन भंडार वालों को माँ बाप और बेटा कविता को टॉर्चर और जलाकर मारने के प्रयास के तहत धारा 498A/307 आईपीसी में जेल भेज दिया गया था। और मैं सोच रही थी, दहेज समस्या हमारे समाज में जब तक दहेज प्रथा अपनी जड़ें जमाए बैठी रहेगी, तब तक यही हश्र देखने को मिलता रहेगा। हम लोगों में से ही प्रत्येक व्यक्ति जब तक देना बंद नहीं करेगा। आज बेटा और बेटी की शिक्षा में इतना खर्च कर देते हैं माँ बाप कि वहाँ दहेज लेन देन की न सोचकर उच्च पैमाने की सोच ज्यादा महत्व रखती है। यही सोच राहुल की थी। आज कविता को स्वीकार करने में राहुल ने थोड़ी भी देर न की थी। कहते हैं ना, प्यार सूरत नहीं सीरत देखता है, उसी में से एक राहुल था। आज कविता और राहुल की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी और एक पिता के कलेजे को ठंडक मिल रही थी अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर।